गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप एवरीबडी इज़ फाइन। चलिए गाइस, आज एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ से कि काफ़ी स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट थी बच्चे हिस्ट्री को लेके। तो आज जो मैं ये क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ बच्चे, तो मैं हिस्ट्री की क्लास फर्स्ट ये क्लास है और आज से रेगुलर क्लास हम हिस्ट्री की कंटिन्यू करेंगे। देखिए गाइस, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो यूपीएससी की स्टडी कर रहा हो या फिर आपका यूपी पीसीएस की या किसी भी स्टेट के पीसीएस की, ठीक है। सबसे पहले ये है कि कोई भी सिलेबस कंप्लीट करने के लिए आपका फाउंडेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप फाउंडेशन नहीं करेंगे ना, तो आपको हर जगह प्रॉब्लम्स आएगी। बहुत सारे लोग क्या काम करते हैं, जैसे मान लीजिए वो प्रेफर करते हैं जैसे कि ल्यूसेंट्स टाइप बाकी बुक से अगर वो जीएस प्रिपरेशंस करना चाह रहे हैं, तो ऐसा नहीं है मैं ये कह रहा हूँ कि वो ख़राब बुक्स है या मतलब वहाँ से क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन एक्चुअल क्या है कि वो थोड़ा सा देखिए कॉम्प्लिकेटेड हैं, क्योंकि ना तो कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो पाता है और ना आप उसको लॉन्ग टर्म तक याद रख सकते हैं। तो सबसे पहली प्रॉब्लम्स ल्यूसेंट वाली बुक्स को जीएस से अगर आप चाहते हैं तो उससे ये प्रॉब्लम्स है। प्रेजेंट में कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं रहा है कि जिसमें क्वेश्चंस की जो फ्रेमिंग है बहुत आसान आ जाए। हर पेपर में कहीं ना कहीं करंट अफेयर का फ्लो बहुत ज़्यादा हो गया है, और जो क्वेश्चंस अगर सब्जेक्टिव भी आते हैं तो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी आपको क्या देखने को मिलता है बच्चे, तो वहाँ पे आपको ग्राफ वाले प्रश्न देखने को मिलेंगे। जैसे सपोज कोई स्टेटमेंट दे दिया गया, फिर उसमें कथन दे दिए गए, देन वहाँ आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा कथन या कौन सा स्टेटमेंट उसके रिगार्डिंग में सही है, पहला दूसरा तीसरा सही। तो जब स्टेटमेंट्स बनते हैं तो बच्चे स्टेटमेंट्स में कैसे बनते हैं कि वो एक्चुअली उसी किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन के संबंध में एडिशनल इन्फॉर्मेशन को वो ऐड कर देते हैं। अब सपोज दैट मान लीजिए आपसे हमें प्रश्न पूछ लिया जाए कि लॉर्ड डलहौजी के समय में जो ट्रेन चली थी 1853 में, तो उस ट्रेन के अंदर कितने कंपार्टमेंट थे और कितने इंजन का यूज़ किया गया, वो कौन कौन से इंजन उसमें प्रयोग किए गए थे, ठीक है। अब ये मान लीजिए सिंपल सा प्रश्न है। यदि इसी प्रश्न को वो एज ए स्टेटमेंट के समय में यूज़ करें, पहला स्टेटमेंट ये है कि भारत में सर्वप्रथम ट्रेन लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 16 अप्रैल 1853 में बम्बई से थाने के मध्य चली थी, स्टेटमेंट नंबर 1। सेकंड में कहा गया कि उसमें मान लीजिए उन्होंने कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दी कि ये जो ट्रेन थी 34.5 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर किया, उसमें 3 इंजन थे। अब पहला कथन सही है कि दूसरा कथन सही है, पहला दूसरा दोनों सही है। अब जिसको नहीं पता वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। वैसे सेम जो ग्राफ है गाइस वो हिस्ट्री का भी है। इसीलिए आपको देखिए हिस्ट्री में मैं आपको नहीं ज़्यादा नोट्स बनवाने के लिए जा रहा हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि आपको जो चीज़ मेरी क्लासेस को आप पढ़ेंगे तो थोड़ा सा इंटरेस्टेड में सब्जेक्ट बनाऊँ, ऐसे कि बहुत ज़्यादा बोरिंग सब्जेक्ट लगता है लोगों को। तो कोई भी अगर स्टूडेंट्स मेरी क्लास को स्टार्टिंग में अगर से देखना चाह रहा है तो पहले उसके लिए वन कंडीशन बच्ची यही है कि वो पहले कम से कम बेसिकली मेरी एक क्लास देखे, उसके बाद में वो डिसाइड करे कि उसको मेरी क्लास अच्छी लग रही है नहीं लग रही है। जो बच्चे हिंदी मीडियम्स के हैं मैंने टोटल कवर किया बच्चे इस मतलब हिस्ट्री को हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि यूट्यूब पर मैंने बहुत सारी जितनी भी क्लासेस देखी हैं तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि वो बहुत अच्छे से समझाते हैं, बहुत अच्छे से आपको टीच भी करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स ये आ रही है कि बच्चों को समझ में नहीं आ रहा हम अपने नोट्स कैसे बनाएं या फिर किस तरह से हम क्वेश्चन की फ्रेमिंग को पकड़ें। बात समझ में आ गई यहाँ से। तो मैंने उन दोनों चीज़ों को भी मतलब इस पर फोकस किया, इस पर इसी वजह से जो क्लासेस कंटिन्यू नहीं हो पा रही थी, तो उसका रीज़न ये भी रहा है, ठीक है गाइस। तो इसीलिए चलिए गाइस, तो ज़्यादा बात ना करके मैं डायरेक्टली कोशिश कर रहा हूँ कि चलो क्लास शुरुआत करते हैं आज हम हिस्ट्री में। तो कोशिश करेंगे कि हिस्ट्री को ना पढ़ के ना ज़्यादा बोरिंग बनाया जाए, थोड़ा इंटरेस्टेड करके इसको पढ़ेंगे, ठीक है गाइस। चलिए तो आइए बात करते हैं किसके रेफरेंस में आज हम हिस्ट्री यानी कि इतिहास। अब गाइस ये इतिहास को पढ़ने के तरीके बहुत अलग हैं, सब लोगों की अलग आइडियोलॉजी है, मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा अलग है। देखिए एक बात समझ लीजिएगा, कोई भी स्टूडेंट्स स्टार्टिंग के मैं 8 से 10 मिनट जो क्लास पढ़ाने वाला हूँ वो केवल मैं एक फ्रेम तैयार कर रहा हूँ, जबकि मैं इसमें इस टाइप से नहीं पढ़ाऊंगा। पहले फ्रेम बता रहा हूँ मैं आपको किस तरह से हम हिस्ट्री को पढ़ेंगे, ठीक है गाइस। तो पहले हिस्ट्री का हम फ्रेम पढ़ लेते हैं, देन उसके बाद में हम हिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे होता है ना मतलब एकदम जैसे टर्मिनोलॉजी या फंडामेंटल चीज़ें सीखेंगे हम। चलिए गाइस, तो यहीं से गाइस मैं शुरुआत कर रहा हूँ किसके रेफरेंस में, हिस्ट्री के रेफरेंस में। तो पहला पॉइंट यहां से सीखना है हमने मीनिंग्स। किसका मीनिंग्स पे बात चलिए बच्चे, इतिहास के मीनिंग्स पे। अगर आप बच्चे इतिहास का मीनिंग सीखेंगे कि इतिहास एक्चुअली में है क्या, तो आपको क्या सीखने को मिलेगा
कि आप ये पाएंगे कि इतिहास एक्चुअली 2 या 3 लफ्जों से मिलकर बना है, इति प्लस हास। देखिए संधि विच्छेद वगैरह नहीं करा रहा हूं मैं, कभी आप सोचेंगे नहीं सर इति ए प्लस हास से मिलकर बना है ये, केवल मैं आपको ये समझा रहा हूं कि आपको अच्छे से सीखना है इतिहास सब्जेक्ट के बारे में, इसीलिए मैंने अपने हिसाब से कुछ चीजें बनाई हैं इसमें। अब इति का मतलब समझ लीजिए ऐसा ही, और हास का मतलब समझना है हुआ होगा। यानी कि गाइस अगर इनको मिलाकर मैं देखूं कि इतिहास का एक्चुअल में मीनिंग्स क्या होगा, तो इतिहास में एक्चुअल में जो इतिहास का मीनिंग्स निकल कर आएगा कि ऐसा ही हुआ होगा। और ये बात है किसके बारे में? पास्ट में। यानी कि इफ वी नो अबाउट हिस्ट्री, व्हाट इज द मीनिंग्स ऑफ हिस्ट्री, यानी कि सर इतिहास का एक्चुअल में मीनिंग्स यहां से ये है कि एक्चुअल में जो इतिहास लफ्ज है किसको इंडिकेट कर रहा है कि इतिहास कह रहा है कि सर पास्ट में निश्चित रूप से ही ऐसा हुआ होगा। क्योंकि हमें एक्चुअल में ये नहीं कह सकते जितने भी फैक्ट्स हम स्टडी करते हैं इतिहास के रेफरेंस में वो सब के सब सत्य हों, लेकिन फिर भी हमारा इतिहास में मानना क्या होगा बच्चे कि इतिहास में हम जो भी सीखेंगे कि ऐसा इतिहास में हुआ है जो हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। पहला तो आपने सीधे सर इतिहास जो है वो इति प्लस हास 2 लफ्जों से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है ऐसा ही हुआ होगा। यानी कि अतीत में, पास्ट यानी कि अतीत में ऐसा ही हुआ होगा। कब के रेफरेंस में बात चली है ये कि अतीत में ऐसा ही हुआ होगा। राइट गाइस, पहला स्टेटमेंट। सेकंड चीज पे अगर मैं बात करूं बच्चे, स्टडी यानी कि अध्ययन। मेरा यहां से काउंटर क्वेश्चंस ये है कि हम इतिहास का अध्ययन क्यों करते हैं, कि वाई शुड स्टडी ऑफ हिस्ट्री, कि हमें इतिहास पढ़ने की नीड क्या है। भाई हम इतिहास पढ़ क्यों रहे हैं, ये इतिहास से पढ़कर बेनिफिट क्या है, इतिहास को क्यों पढ़ा जाता है। अगर उसके बारे में बात की जाए तो पॉइंट नंबर 1, किसी भी देश या राष्ट्र, मतलब किसी भी कंट्री, अगर आप किसी भी कंट्री के अतीत को यानी कि पास्ट को जानेंगे, अगर आप किसी भी देश का इतिहास अगर पास्ट जानना चाहते हैं कि प्राचीन समय में इस देश में क्या हुआ है, तो उसके लिए क्या पढ़ना पड़ता है हमको? हिस्ट्री। यानी कि अतीत यानी कि पास्ट के बारे में जानने के लिए, आई एम टॉकिंग अबाउट पास्ट। हम हिस्ट्री का जो स्टडी करते हैं वो किस लिए करते हैं? अबाउट पास्ट, यानी कि पास्ट के जानने के लिए। अगर आपको किसी विदेश का अतीत जानना है तो क्या पढ़ना पड़ेगा? इतिहास पढ़ना पड़ेगा। देखिए इसमें कोई याद करने वाली बात नहीं, हम इतिहास पढ़ते, इतिहास से पता क्या चलता है सर? इतिहास से हमें किसी भी देश या समाज के प्राचीन समय की जानकारी मिलती है कि प्राचीन समय में इस देश में क्या क्या हुआ है। क्या ये बात समझ में आ गई? दूसरी चीज अगर मैं बात करूं, सृजनात्मक कार्य। सर सृजनात्मक कार्य का मतलब क्या है? क्या क्या क्रिएटिविटीज हुई हैं प्राचीन में। ऐसा मान लीजिए किसी भी देश के अंदर अतीत में सृजनात्मक का मतलब क्या क्या कामों का निर्माण हुआ है। उदाहरण के तौर पे जैसे अतीत में ताजमहल बना है, कुतुब मीनार बना है, या फिर ऐसा मान लीजिए आपने सुना होगा कि आज जहां पे हिमालय पर्वत है यहां पर कभी तैथिस सागर हुआ करता था। तो ये कैसे बना है? तो सृजन का मतलब है कि किन किन चीजों का प्राचीन समय में कैसे निर्माण हुआ है। बात समझा? आज जिस स्वरूप में हम पूरी दुनिया को देखते हैं कि इसका निर्माण कैसे हुआ है अतीत में, वो सारी चीजें कहां से पता चलती हैं हमें? इतिहास से। विध्वंसात्मक कार्य यानी कि डिस्ट्रॉय। देखिए अगर मैं बात करूं कि विध्वंसात्मक कार्य मतलब कि प्राचीन टाइम पर कैसे फाइट्स हुई हैं या किन किन चीजों का जो विनाश हुआ है। उदाहरण के तौर पे बात की जाए अगर यदि सिंधु घाटी सभ्यता,
अगर किसी को ये जानकारी नहीं तो सिंपल में समझ लीजिए, आज से 5000 साल पहले, आज से 5000 साल पहले एक बहुत बड़ा साम्राज्य था, ठीक है, जहां पे आज ये पंजाब वाली जो रेंज है, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, और उधर मुल्तान वगैरह जो पाकिस्तान वाला जो ये एरिया, सिंधु नदी वाला जो एरिया है, यहाँ पे लोग रहते थे। तो कुछ लोगों का कहना है कि बाढ़ आई थी, कुछ लोगों का कहना था तख्ता पलट हो गया, कुछ लोगों ने कहा कि युद्ध हुआ था। अल्टीमेटली यहाँ पर बहुत बड़ा साम्राज्य है, बहुत सारे लोग रहते थे, एक समाज था, और बाद में वो पूरा का पूरा समाज कहाँ पर चला गया, जमीन के अंदर निस्तो नाबूद हो गया। तो ये जो विध्वंस हुआ है, एक तरह से जो डिस्ट्रॉय हुआ है, ये कैसे हुआ है? तो इन सब चीज़ों की जानकारी भी हमें किस चीज़ से मिलती है? इतिहास को पढ़ने से। तो आपने जनरली सीखा भाई, हमें अगर आपसे पहला प्रश्न ये है ना, इतिहास पढ़ते क्यों है? सर इतिहास इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि इतिहास से हमें किसी विदेश या राष्ट्र के अतीत के बारे में जानकारी मिलती है, या फिर उस राष्ट्र के में क्या क्या सृजनात्मक कार्य हो अतीत में, उनकी जानकारी मिलेगी। कौन कौन से विध्वंसात्मक कार्य हुए, यानी कि क्या क्या डिस्ट्रॉय हुआ है अतीत में, उन सब चीज की भी जानकारी किस चीज से मिलती है बच्चों? हमें इतिहास से। अगर और आगे देखा जाए, किसी भी राष्ट्र की सभ्यता, सिविलाइजेशन। सर सभ्यता का क्या मीनिंग से अभी बात, ऐसा मान लीजिए कि प्राचीन समय के जो लोग थे उनका रहन सहन कैसा था, कैसे कपड़े पहनते थे। आपने सुना होगा स्टार्टिंग में जो मानव जब इस पृथ्वी पर पैदा हुआ तो वो निवस्त्र बिना कपड़ों के रहता था। भोजन उसका एक्चुअली मोटिव क्या था? शिकार करना, उसी को वो खाता था। घास फूल पत्ते वगैरह ये सब चीज़ उसको जानकारी थी ही नहीं। तो कह रहे हैं कि जो सभ्यता के बारे में हम बात करेंगे अभी एक्चुअली, तो किसी भी राष्ट्र के अंदर सभ्यता कैसी है उसकी जानकारी के लिए भी हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? हमें इतिहास पढ़ना पड़ेगा। संस्कृति, यानी कि कल्चर। तो आपने क्या सीखा यहां पे? तो आपने सीख लिया जर्नली कि अगर इतिहास की जानकारी चाहिए तो हमें क्या, मगर अगर आप चाहते हैं कि किसी देश का अतीत के बारे में जानना है, या हमें किसी भी अतीत के सृजनात्मक कार्य, विध्वंसात्मक कार्य, सभ्यता और संस्कृति को अगर जानना है तो हमें क्या पढ़ना पड़ता है बच्चों? वहां पे हमें पढ़ना पड़ेगा इतिहास। तो ये तीन चीजें तो समझ में आ गई। चलिए, सभ्यता किसको कहा जाता है और संस्कृति हम किसको कहते हैं, थोड़ा सा इसको डिटेल में देखते हैं। चलिए गई, सबसे पहला पॉइंट हमारे पास में क्या है? सिविलाइजेशन, यानी कि सभ्यता किसको कहा जा रहा है बच्चों? सबसे पहला तो इसका मीनिंग सीखते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि सर सिविलाइजेशन यानी कि सभ्यता का अर्थ क्या होता है, किसको हम सभ्यता कहते हैं? सभ्यता का मतलब है जीने के बेहतर तरीके, यानी कि जो लाइफ स्टाइल है उसको किस तरह से हम प्रमोट कर सकते हैं, उसमें हम कैसे इनोवेशन ला सकते हैं। लाइफ स्टाइल के अंदर इनोवेशन को ही एक्चुअल में क्या कहा जाता है? सभ्यता। और इसके अंतर्गत हम केवल ओनली फिजिकल फैक्टर को शामिल करते हैं, केवल भौतिक पहलू। अब आपको चलिए मान लीजिए सर अभी भी समझ में नहीं आया सभ्यता एक्चुअली है क्या, आप ऐसे सीखो। रोड्स यानी कि सड़कें, कॉइन्स यानी कि सिक्के, बिल्डिंग्स, इमारतें, फूड यानी कि भोजन,
क्लोथ्स यानी कि वस्त्र, चलिए मैंने एक बात कही है यहाँ पे, सभ्यता के अंतर्गत हम केवल भौतिक पहलुओं को शामिल करते हैं। प्रश्न आएगा नीचे दिए ऑप्शन में चुनकर बताइए कि किसको हम सभ्यता में शामिल करेंगे। तो सभ्यता में केवल फिजिकल फैक्टर्स को शामिल किया जाता। अगर आप ये कह रहे हैं कि उन लोगों की सभ्यता कैसी थी, प्राचीन की सभ्यता कैसी थी, या फिर सपोज दैट आप कई दफा सुने होंगे सिंधु घाटी के जो लोग थे उनकी वो सभ्यता ऐसी थी, वो सभ्यता, एक्चुअल में आप जब ये बात कर रहे होते हो कि उनकी सभ्यता कैसी थी, अर्थात उसका मतलब ये होता है कि वो जो लोग थे उन लोगों के, वो लोगों ने जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो रोड्स या सड़कें बनाई थी वो किस तरह की हुआ करती थी, जो करेंसी थी, भौतिक का मतलब फिजिकल चीजें, देखिए जिसको आप छू भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, ठीक है। कॉइन्स, मुद्राएं, सिक्के वगैरह कैसे चलते थे, बिल्डिंग उस प्राचीन टाइम पे जो लोग थे उनकी इमारतें, उनके यानी कि घर किस तरह के हुआ करते थे, भोजन वगैरह क्या वो लोग खाते थे, कपड़े कैसे हुआ करते थे, कम्युनिकेशन यानी कि संचार, संप्रेषण को भी कभी कभी हम शामिल करते हैं। एक्चुअली ये एडिशनल पॉइंट्स है इसमें। एक बार हाल ही पूछा गया था यूपीएससी के अंदर, क्या संप्रेषण को हम सभ्यता में शामिल कर सकते हैं। यानी कि अगर आप सभ्यता, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट सिविलाइजेशन, तो यू आर टॉकिंग अबाउट के प्राचीन समय के लोगों की सड़कें, बिल्डिंग्स, इमारतें, जो भौतिक चीजें, उन्हीं को केवल शामिल किया जाता है किसमें, सभ्यता में। एक छोटा सा ना मतलब एक आइडियोलॉजी आ गई होगी आपको, सभ्यता क्या सर, सभ्यता में हम भौतिक चीजों के बारे में बात कर रहे होते हैं, सड़कों के बारे में, बिल्डिंग के बारे में, लोगों के जीवन जीने की जितनी भी बेहतर चीजें हो सकती हैं उन सबको किसमें शामिल करते हैं हम, सभ्यता में। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। चलिए अब बात करेंगे हम किसके बारे में, दूसरा पॉइंट आता है यहाँ पे कल्चर, यानी कि कल्चर के बारे में अगर मैं बात करूं गाइस, तो कल्चर का मतलब है संस्कृति, ठीक है, बारे में बात कर रहे हैं गाइस हम, कल्चर यानी कि संस्कृति के बारे में। अगर देखिए ज्यादा डिटेल में ना जाकर मैं यहां से समझाऊं, इंग्लिश का जो ये लफ्ज है ना कल्चर, कौन से वाला, इंग्लिश का, तो बच्चों ये एक लैटिन वर्ड है। तो समझेंगे कि ये कल्चर, इंग्लिश का जो लफ्ज है सर, लैटिन वर्ड कल्टिया, कल्ट से बना है। कल्चर जो लफ्ज है या तो कल्ट इंग्लिश के लैटिन से या फिर कल्ट से बना है, और इसका मतलब होता है टू डेवलप, यानी कि विकसित करना। तो एक मतलब निकल कर आया कि इसका संस्कृति का मतलब होता है विकसित करना, लेकिन किसके हिसाब से आया ये, इंग्लिश वाले लफ्ज के हिसाब से। यदि अगर मैं बात करूं किसमें, संस्कृति जो वर्ड है इसके बारे में, तो आपको याद रखना संस्कृति जो लफ्ज है बच्चों, ये संस्कृत भाषा के क्रिया धातु से बना है। जिसका अर्थ करना होता है, अर्थात विकसित करना। एक बात फिर से समझ लें सर, अगर हम कल्चर इंग्लिश वाले लेटर के बारे में अगर वर्ड के बारे में बात कर रहे हैं, तो सर ये एक लैटिन वर्ड कल्ट या कल्ट से मिलकर बना है, जिसका मीनिंग्स होता है विकसित करना। अगर आप संस्कृति की बात करते हैं, ये जो लफ्ज है तो ये संस्कृत का वर्ड है, संस्कृति से, संस्कृत से मिलकर बना है, और संस्कृत लैंग्वेज के किससे, क्रिया धातु से। जिन्होंने हिंदी अगर डीप में पढ़ी है तो क्रिया धातु से बना है, जिसका मीनिंग क्या होता है बच्चों, करना। क्या करना मतलब, टू डेवलपमेंट, विकसित करना, यानी कि दोनों का मीनिंग एक्चुअल में क्या है, सेम है। चलिए नेक्स्ट चीज जानते हैं इसके रेफरेंस में। तो देखिए संस्कृति के एक्चुअली आंतरिक अनुभूति से रिलेटेड है जनरली अगर देखा जाए, और आंतरिक अनुभूति का मतलब यहां से बच्चे समझ लीजिए इसमें क्या होगा, जनरली नृत्य, संगीत, कला, विज्ञान, ईटीसी चीजें शामिल हो जाएंगी।
या फिर आप कह सकते हैं इसमें भौतिक के साथ साथ देखिए इसमें क्या होता है गाइस, संस्कृति में भौतिक पहलुओं के साथ साथ, भौतिक के साथ मतलब भौतिक पहलुओं के साथ साथ हम नैतिक भी, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक, इन सारे पहलुओं को भी क्या करेंगे, शामिल करेंगे। सर समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से, सभ्यता का मतलब ये था कि सभ्यता में हम केवल भौतिक पहलुओं को शामिल करते थे, राइट। संस्कृति की यदि हम बात करें तो संस्कृति में भौतिक पहलू तो आते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ नैतिक, भाईचारा भी, राजनीतिक के वो जो लोग थे वो किस तरह से अपने रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करके अपनी सभ्यता को आगे रेगुलेट करते थे, उसके रूल्स एंड समाज कैसा था उन लोगों का, आर्थिक, आर्थिक का मतलब है किस तरह से वो जीवन को जीने के लिए रोजगार क्या किन चीजों में तलाश वगैरह करते थे। इन सारी चीजों के बारे में अगर बात करते तो इसका मतलब आप किसके बारे में बात कर रहे होते हैं, संस्कृति के बारे में। या एक तरह से ये कह सकते हैं आप जो बच्चों सिविलाइजेशन है ना, वो एक्चुअली किसका ही भाग है, कल्चर यानी कि संस्कृति का। आपने जनरली क्या देखा है कि सभ्यता भी एक्चुअली एक अंग है किसका, संस्कृति का। तो क्या ये आपको ये सब बात समझ में आ गई बच्चे? हमने क्या क्या सीख लिया यहाँ पे, देखिए एक बार फिर से मैं रिकॉल करा रहा हूँ आपको। सर इतिहास जो है, इतिहास किन दो लफ्जों से मिलकर बना है सर, इति प्लस हास। इति का मतलब ऐसा ही और हास का मतलब हुआ होगा, यानी कि अतीत में ऐसा ही हुआ होगा। इतिहास का अध्ययन क्यों करते हैं सर? अतीत के बारे में जानने के लिए, अतीत में सृजनात्मक कार्यों को जानने के लिए, अतीत में कौन कौन से विध्वंसात्मक कार्य हैं उनको जानने के लिए, या किसी भी राष्ट्र या समाज की संस्कृति और सभ्यता को जानने के लिए हम क्या करते हैं, उस देश का इतिहास पढ़ते हैं। क्या यहां तक बात समझ में आ गई गाइस? चलिए आगे बात करेंगे। तो याद रखेंगे, देखिए बच्चे मैं अभी स्टार्टिंग है, कम से कम थोड़ा सा टफ पॉइंट चीजें हैं ये आपको लैंग्वेज समझने के लिए। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है बच्चों वर्गीकरण। अब मैं यहां से क्या कर रहा हूं बच्चे, इतिहास का क्या कर रहा हूं, वर्गीकरण देखते हैं। इतिहास को कितने भागों में हम बांट सकते हैं। एक है ट्रेडिशनल, एक है बच्चों ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन, जिसको हम हिंदी में कहेंगे वंश परंपरागत वर्गीकरण, या फिर आप इसको क्या कह सकते हैं, चलिए वंश परंपरागत वर्गीकरण या फिर आपका ट्रेडिशनल परंपरागत वर्गीकरण है ये। एक है बच्चों आपका मॉडर्न क्लासिफिकेशन, यानी कि आधुनिक वर्गीकरण। तो हमारे पास में हमने क्या था बच्चों, इतिहास को कितने पार्ट में डिवाइड किया, दो भागों में। चलिए बात करेंगे किस पे, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन पे। बच्चों ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के बेस पर क्या किया गया है बच्चों, भारत के इतिहास को, किसके इतिहास को, भारत के इतिहास को क्या था, इस तरह से डिवाइड किया गया, हिंदू इंडिया, मुस्लिम इंडिया और ब्रिटिश इंडिया। अब इस चीज को भी और ध्यान से रख लीजिए, यानी कि चलिए गाइस, तो अभी आपने क्या देखा यहां पे
कि सर ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन क्या है बच्चे, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के बेस पर क्या किया गया, जिसको आप कहते हैं वंश परंपरागत के आधार पर जो डिवाइड किया भारत के इतिहास को, तो इन्होंने क्या किया बच्चे, और ये किसने किया बच्चे, ये वर्गीकरण किया जेम्स मिल ने, बाय जेम्स मिल। अगर आपसे पूछा जाए भारत के इतिहास का वंश परंपरागत के आधार पर या परंपरागत के आधार पर जो वर्गीकरण किया है बच्चों, तो वो किसने किया था, जेम्स मिल ने। और जेम्स मिल ने भारत के इतिहास को हिंदू इंडिया, मुस्लिम इंडिया और ब्रिटिश इंडिया के आधार पर डिवाइड किया था। अब ये बच्चे हिंदू इंडिया क्या है, अगर आप बात करेंगे हिंदू इंडिया के रेफरेंस में, तो उन्होंने ये कहा, जेम्स मिल ने कहा कि अर्लीस्ट का मतलब प्रारंभ से, जब से इतिहास शुरू हुआ तब से लेके 1250 ईस्वी तक के जो समय है, इसको उन्होंने कौन से इतिहास का नाम दे दिया, हिंदू इंडिया। यानी कि प्राचीन इतिहास को उन्होंने क्या नाम दिया, हिंदू इंडिया। 1250 से क्या हो जाता है बच्चों, दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हो जाती है भारत में, ठीक। और दिल्ली सल्तनत के बाद में आते हैं मुगल, और दिल्ली सल्तनत प्लस मुगल इन सबने मिलकर 1757 तक राज किया, और उस फेज को इसने क्या नाम दे दिया, मुस्लिम इंडिया। उसके बाद में आपने पढ़ा होगा बच्चे 1757 में बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी का युद्ध होता है बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला यानी कि अंग्रेजों और भारतीयों के बीच में, और यहीं से क्या हो जाता है, अंग्रेजों का शासन भारत में स्टार्ट। तो 1757 से लेकर 1947 का टाइम का नाम क्या रख दिया इसने, यानी कि देखिए प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, ना कहकर इसने क्या कहा, हिंदू इंडिया, मुस्लिम इंडिया और ब्रिटिश इंडिया। तो ये प्रश्न आ चुका आपसे, किस इतिहासकार ने भारत के इतिहास को हिंदू इंडिया, मुस्लिम इंडिया और ब्रिटिश इंडिया के आधार पर डिवाइड किया था या बांटा या वर्गीकरण किया था, तो उस व्यक्ति का क्या नाम था बच्चों, जेम्स मिल। तो यहां से आपने सीख लिया भारत के इतिहास का कौन सा डिवीजन, यानी कि ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन। अब मैं किस पे बात करने वाला हूं बच्चे, मॉडर्न क्लासिफिकेशन पे। अगर आप बात करेंगे बच्चे मॉडर्न क्लासिफिकेशन पे, तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन में आज हम क्या पढ़ते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री, एक हम पढ़ते हैं मेडिएवल, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, और एक पढ़ते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक इतिहास। और इनके अलावा भी बच्चे हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, एक तो पढ़ेंगे आर्ट एंड कल्चर यानी कि कला एवं संस्कृति पढ़ेंगे, और एक पढ़ेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री यानी कि विश्व इतिहास। क्या ये बात समझ में आई गाइस? तो ये तो केवल हम बात करें बच्चे केवल किस पे, क्लासिफिकेशंस के बेस पे। अब बात आती है यहाँ पे किसकी, आज हम जो देखिए ये बेसिक फंडामेंटल आपने भी सीखा यहाँ पे। चलिए आगे बात करते हैं। कुछ देखिए बेसिक चीजें शब्दावली देख लेते हैं इतिहास के रेफरेंस में, कुछ नॉर्मल फैक्ट्स हैं। जैसे मान लीजिए फैक्ट्स नंबर 1, द फादर ऑफ हिस्ट्री, फादर ऑफ हिस्ट्री यानी कि इतिहास का पिता। यह इतिहास का पिता या इतिहास का जनक किसको कहा जाता है, कोई बताएगा बच्चे? हेरोडोट्स को इतिहास का पिता कहा जाता है। अब ये जो बंदा है बच्चे, हेरोडोट्स जो हैं, ये रहने वाले हैं कहाँ के, ग्रीक के। कहाँ के रहने वाले हैं, ग्रीक। इसी ग्रीक को आप कहते हैं ये यूनानी या यूनान, यानी कि हेरोडोट जो है ये कहाँ का रहने वाला है बेसिकली, सर ये ग्रीक का रहने वाला है। ग्रीक को किस नाम से भी जानते हैं हम, यूनान यानी कि यूनानी के नाम से भी जानते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई? याद रखेंगे बच्चे, हेरोडोट्स प्रथम व्यक्ति था जिसने इतिहास का व्यवस्थित क्रम हमें दिया, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, द फादर ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का पिता। अभी हाल ही में एक प्रश्न था बच्चों, प्रश्न में ये मालूम किया गया, इतिहास लेखन की कला, इतिहास लेखन की कला का श्रेय किसको जाता है, यानी कि यूनानियों को। अरे सबसे पहले इतिहास लिखना किन लोगों ने शुरू किया, यूनानियों ने। मतलब अरे जब हेरोडोट्स ने शुरू किया है तो प्रश्न ये नहीं बनेगा कि सर इतिहास का जनक भी हेरोडोट्स को कहा जाएगा, या इतिहास लेखन कला का जो क्रेडिट है फिर वो किनको जाएगा, ग्रीक्स या यूनानियों को। ये बात समझ में आ गई गाइस? बच्चे इस बंदे ने एक बुक लिखी थी, उस बुक का नाम था
हिस्टोरिका कौन सी बुक लिखी है? तो आपसे पूछ लिया जाए कि हिस्टोरिका जो बुक है वो किसकी है बच्चों? हेरोडोट्स की बुक है। इस बुक्स के अंदर किस चीज का वर्णन है बच्चे, ये समझेंगे। किसके बारे में? इसमें किस चीज की स्टडी मिलेगी? तो बच्चों इसमें फारस में भारत के संबंधों का उल्लेख। तो प्रश्न था हेरोडोट्स की बुक पुस्तक हिस्टोरिका में भारत का संबंध किस देश के साथ में यहाँ पे वर्णन किया गया? तो जर्नली मतलब जो ज्यादा बात कही गई वो किसके रेफरेंस में? फारस के बारे में। यानी कि सर हेरोडोट्स की जो बुक है हिस्टोरिका उसमें भारत और फारस के संबंधों का उल्लेख मिलता है। ठीक है बच्चों, दूसरा फैक्ट देख लेते हैं यहां से। फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास का जनक किसको माना? देखिए जो हिंदी वाले स्टूडेंट्स हैं, भारतीय इतिहास का जनक, द फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास का जनक हम किसको मानेंगे? तो कोई बताएगा किसको मानेंगे? तो किसको मानेंगे बच्चों? मेगास्थनीज को। यानी कि मेगास्थनीज को भारतीय इतिहास का जनक कहा जाता है। अब इन्होंने बच्चों एक बुक लिखी थी, क्या क्या है? इन्होंने एक बुक लिखी थी, उसको कमेंट में बताइए बच्चे कौन सी बुक लिखी थी। ठीक, यानी कि मेगास्थनीज ने एक बुक लिखी है, उस बुक का नाम कमेंट्स करके बताएंगे। सेकंड स्टेटमेंट यह है कि मेगास्थनीज किसका प्रधानमंत्री था या किसके दरबार में यह व्यक्ति रहता था। चलिए गाइस, तो ये अभी हम बात कर रहे थे किसकी? केवल बेसिक टर्मिनोलॉजी या फंडामेंटल हिस्ट्री के रेफरेंस में। यहां से शुरुआत करेंगे बच्चे इतिहास की हम। ठीक है बच्चे, तो ये केवल पहले बेसिक सीखा अब हमने, अब हम यहां से सब्जेक्ट पे बात करेंगे। ओके।